हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ दिन पहले आपके लिए मैंने सिलेबस डाल दिया था, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा था कि साइकोलॉजी का कुछ एक टॉपिक आपके बच गए हैं, जो न्यू आपकी जो अब एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपके ये ऐड हो सकते हैं। क्योंकि जो लास्ट आगामी जो कुछ एग्ज़ाम हुए हैं आपके लास्ट 2 ईयर में, तो उसमें भी आपके सिलेबस काफ़ी जो है देखने को चेंज मिला है। तो उसके अकॉर्डिंग टॉपिक मैंने सेलेक्ट आपके लिए कर लिए हैं। तो अभी जो सीरियस स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो। ना केवल आपको मैं यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट बताऊंगा, टॉपिक आपके जितने साइकोलॉजी का रहेंगे वो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। इसके साथ थोड़ा थोड़ा जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है नॉलेज भी देने की कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट अगर वहाँ से वन लाइनेड क्वेश्चन बन जाता है बेसिक लेवल का, तो वो आपका इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जो है क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको ये दिखा दिया था कि आपके थ्योरीज से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थ्योरीज आप देख लीजिए कि कौन कौन सी इसमें थ्योरीज दी थी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो डिटेल में नहीं बताया था कि कौन कौन सी थ्योरीज आपकी रहेगी। तो इसमें अब अगर हम बात करें, चाहे आपके पास इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हो, इनसाइड थ्योरी हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो, इन सभी को मैं अभी जितने इनके की पॉइंट है या फिर कह लीजिए बेसिक बेसिक प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं वो आपको साथ साथ अभी मैं बता दूंगा। पहले आप थ्योरीज नोट डाउन कर लीजिए कि ये थ्योरीज आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने पियाजे की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, यहाँ से एक प्रश्न आपका देखने को बनता है, ये आप लिख लीजिए। साथ साथ वाइगोत्स्की की आपकी पर सोशल कल्चर थ्योरी है, यहाँ से प्रश्न आपका देखने को बनता है। और लास्ट 2-3 जो आपके एग्जाम हुए हैं 2-3, उसमें आपके देखने को ये मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें एरिक्सन की थ्योरी, चाहे वो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हो, यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। गिलफोर्ड का जो इंटेलिजेंस थ्योरी है, त्रियामी जो सिद्धांत है, 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है, यहाँ से भी हर बार एग्जाम में तकरीबन प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा कोलबर्ग की थ्योरी की चाहे बात की जाए, उसमें मोरल डायलेमा की बात की उसने की है और मोरल रीजनिंग की बात उसने की है। हो सकता है आपके लिए ये चीज़ें नई हो सुनने में, लेकिन जो मेरे साथ पुराने स्टूडेंट थे, जो लास्ट टाइम मेरे साथ बैच में जुड़े थे, क्योंकि ये क्लासेस मैंने जो यूट्यूब पे ना डालकर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में मैंने ये स्टूडेंट को आपके पढ़ाया था, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें याद आ गई होगी। और इसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट आपका जो आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अगर आपने मेरी देखी है, उसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी कि जो पुरानी चीज़ों को जब हम दोबारा देखते हैं तो फिर एकदम से याद रहे, तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो उनको जो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी इन चीज़ों की कि हाँ ये चीज़ें आप लोगों ने जो है पढ़ी है या फिर मैंने आपको करवाई है। इसके अलावा आप देख लीजिए मेमोरी से आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, फॉरगेटिंग से आपका देखने को मिलता है क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपके पास चाहे वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हम करें, वहाँ से प्रश्न आपका देखने को मिलता है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपकी। ये चीज़ें मैंने आपको, ये वाला टॉपिक तो मैंने आपको करवाया है। तो आपकी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, ट्रायल एंड एरर, इनसाइड, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये 4 थ्योरी मैंने आपको डिटेल में करवाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईद ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी तकरीबन जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें कोई आपका जो साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आपका आर्ट्स से तो आपके लिए प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा, मेडिकल है या फिर आपका नॉन मेडिकल है। तो ये मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रश्न आपके सभी के लिए रहेंगे, चाहे वो आर्ट्स आपके पास है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, हालांकि जेबीटी आपका है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ये सभी के लिए कॉमन रहता है। और साइकोलॉजी का जो सिलेबस है, टॉपिक है या प्रश्न की अगर हम बात करें तो तकरीबन हर साल सेम सेम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी। और इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपका आर्ट्स वालों का पहले एग्जाम हो जाता है तो आर्ट्स का पेपर उठा के देख लीजिए, उनका साइकोलॉजी सेक्शन आपने देखना है तो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही दूसरे प्रश्न आपके दिखने को मिल जाएंगे अदर स्ट्रीम में। या मेडिकल का होता है, किसी का भी पहले होता है, तो उन क्वेश्चन पेपर को उठा लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने साइकोलॉजी का सिलेबस देख लेना। क्योंकि साइकोलॉजी का जो आपका पेपर सेट होता है, जो चैनल आपका बैठता है, वो एक ही जो क्वेश्चन बैंक आपका तैयार करता है, तो बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल सेम सेम आपका देखने को इसमें मिल जाता है। इवन अगर आप सीटेट की तैयारी भी कर रहे हो तो ये आपके लिए इनफ है, ये वाले टॉपिक जितने आपको मैं अभी लिखवा रहा हूँ, और आप इसको लिख लीजिए। बाकी लर्निंग डिसऑर्डर, यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनता है, तो लिख लो ये वाले टॉपिक, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, बाकी डिटेल में नहीं बताया था, तो डिटेल में आज मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी इसमें थ्योरीज आपकी एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती हैं। डिसलेक्सिया की बात की जाए, यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपके फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं, ये लिख लीजिए। बाकी साइकोलॉजी के जितने मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड हो गया, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, यहाँ से प्रश्न आपकी डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्पेयरमैन की चाहे 2 फैक्टर थ्योरी हो, इसके अलावा 1 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। लर्निंग डोमेन्स की जब अगर हम बात करें तो लर्निंग डोमेन से भी एक प्रश्न आपका तकरीबन हर बार देखने को बनता है। तो लर्निंग डोमेन्स भी ये वाला टॉपिक आप एक लिख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपका निस्संदेह बनता है। गेस्टाल्ट थ्योरी जितने थी उनके आपने एक बार लिस्ट बना लेनी है। बिहेवियरिस्ट आपके कौन कौन से थे वो आपने लिस्ट बना लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को अक्सर एग्जाम में मिल रहे हैं, जो कि नए टाइप के क्वेश्चन आपके पास है। बाकी जो अगर हम बात करें इसके अलावा जो है
जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर है वहाँ से प्रश्न आपके जो है। इसके अलावा जो है लर्निंग डोमेन्स, ये दोनों आपको जो है इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही है। इसके अलावा मोटिवेशन और थिंकिंग से संबंधित भी आपके जो कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर्बन एबिंगोस के बारे में एक बार आपने पढ़ लेना है, यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। डार्विन के बारे में आपने पढ़ लेना है, ये साइकोलॉजिस्ट के मैं नाम ले रहा हूँ। तो गार्डन के बारे में आपने पढ़ लेना है। स्टर्नबर्ग के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है कि साइकोलॉजी के लिए इसने जो है क्या योगदान दिया। बीने के बारे में आपने एक बार पढ़ लेना है कि बीने ने क्या क्या दिया था। इसके अलावा एस हॉलिंगवर्थ का नाम आपने सुना होगा, ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनसे रिलेटेड इन्होंने स्पेशली काम किया था, हॉलिंगवर्थ। तो एस हॉलिंगवर्थ ये भी आपके कई बार जो है एग्जाम में अक्सर देखा मैंने गया, उनका जो है एग्जाम में प्रश्न आपका बनता है, चाहे वो कोई आपका टेट हो, सी टेट हो। ये मैं एचपी टेट के लिए करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एचपी टेट में ही ये आएगा। अदर स्टेट जितने भी है ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ में जो जितने भी प्रश्न बनते हैं साइकोलॉजी के, वो तकरीबन इन्हीं टॉपिक से आपके बनते हैं। तो ये कंप्लीट सिलेबस है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप जो है एक्स्ट्रा जो बुक रीडिंग करते हैं या फिर आपके जो है एक्स्ट्रा जितना आप पढ़ लेते हो, उससे होता है कि आपने ज़्यादा पढ़ा है लेकिन एग्जाम में कम आता है। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक है और तकरीबन जो है 70% सिलेबस मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो प्लेलिस्ट में आपने जाना है, साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, कुछ वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है, कुछ नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको वो प्रोवाइड करवा दी जाए। इसके अलावा पियाजे की जो है आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है, ये लिख लीजिए टॉपिक आप। पियाजे की जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस है, 4 तरह की स्टेज की बात की है, यहाँ से प्रश्न आपके देखने को बनते हैं। इसके अलावा जो है इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सोशलाइजेशन में आपके जो प्रश्न आपका निस्संदेह देखने को मिलता है। तो ये इतने जो टॉपिक है जितने मैंने अभी करवाए। हॉवर्ड गार्डनर की अगर हम बात करें, हॉवर्ड गार्डनर से भी आपके जो कई बार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी दी थी। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं और यहाँ से बाहर जो है प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी जो प्रश्न यहाँ से बाहर आएंगे वो कैसे होंगे, वो आपके वन लाइनर होंगे, जो कि आपको मैंने साइकोलॉजी की जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, उस पीडीएफ में तकरीबन आपके ये सारे टॉपिक मैंने जो है कवर किए हैं। तो अगर आप जो है इसके नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर नहीं बना सकते तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, अगर आप उसको परचेज करना चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। तो परचेज कैसे करना है आपने, तो आपको जो है 981777 लिख लेता हूँ मैं नंबर, हो सकता है कि आपको लेने ही पड़ जाए। 9817783916 ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप के नंबर के साथ साथ इसमें गूगल पे, फ़ोन पे सब कुछ चल रहा है। तो उसमें आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, आपको साइकोलॉजी की पीडीएफ मिल जाएगी। अब जो है मैं आपको थ्योरीज़ के बारे में जितने मेरे पास टॉपिक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स से आपको जो एक क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं, ताकि इस वीडियो से ना केवल आपके टॉपिक बने, इवन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से प्रश्न भी देखने को मिल जाए। तो सारे प्रश्न अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जितना मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले जो है आप थ्योरीज में देखेंगे। सबसे पहले आप क्लासिकल कंडीशनिंग देख लीजिए। तो क्लासिकल कंडीशनिंग को जो है उसको जो है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कई जगह रिफ्लेक्स कंडीशनिंग भी आपके कहा जाता है। रिफ्लेक्स और आपकी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स के नाम से इसको कहा जाता है। पेवलियन कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। तो आपकी जो किसने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तो 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इवान पेवलो द्वारा दी गई थी। और ये आपके रशिया के एक साइंटिस्ट थे जिनको जो है नोबेल प्राइज भी आपके जो है मिला था 1904 में उनके इस काम के लिए। तो इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इन्होंने जो काम किसके ऊपर किया था, तो डॉग के ऊपर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें जो बेल प्लस फूड का आपके इसमें जो है सिद्धांत देखने को मिला था, जो कि आपके जो लार उत्पन्न करता था। इसमें जो आपके प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो आपका रहा था वो एक्विजिशन रहा था। इसके अलावा जिसमें जनरलाइजेशन आपका देखने को मिला था, डिस्टिंक्शन मिला था, या फिर कह लीजिए डिस्क्रिमिनेशन इसको कह लीजिए। इसके अलावा एक्सटिंक्शन इसमें जो 4th पॉइंट आपके देखने को मिला, और लास्ट में आपकी इसमें होती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्विजिशन किस कंडीशनिंग से संबंधित था, तो क्लासिकल कंडीशनिंग से आपकी ये संबंधित है। जनरलाइजेशन भी आपका इसी तरह से होगा। बाकी डिटेल में मैंने इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको करवाई है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो इसकी मिल जाएगी। इसके अलावा हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी मैंने आपको डिटेल में करवाई है, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो है इसमें जितने 1 नंबर बनते हैं वो आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ। इससे पहले जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग आपको मैं बताऊं, तो आपने जो है एक क्लासिकल कंडीशनिंग से कई बार इस तरह से प्रश्न भी आपके देखने को मिलता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस आपका जो क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस क्या था आपके पास। तो ये कई बार यहाँ से प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार इसको जो जरूर आपने देखना। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में इन सभी थ्योरी जितनी मैंने आपको थ्योरीज में अभी बता रहा हूँ, जितनी मैंने करवाई है यूट्यूब पे, वो सभी जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए मैं डाल दूंगा।
बाकी जो है उसको आप एक बार देख लेना, उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न आपके कभी गलत होने वाला है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो सबसे पहले एक प्रश्न यही बनता है, किसके द्वारा दी गई थी? BF स्किनर द्वारा। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? एक जो है चूहे पे एक्सपेरिमेंट इसमें देखा गया था, और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये आपके जो है कबूतर पे किया गया था। ऑपरेंट जो आपके पास बिहेवियर ये कह लीजिए, या फिर आपके पास रिइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें इस थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो इसमें दो तरह का देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और आपके नेगेटिव इन्फोर्समेंट। तो वहीं जो लर्निंग आपके जो है इसमें रहेगी वो आपकी इन्हीं दोनों के बेस पे आपके देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ लेना। बाकी मैंने थ्योरीज में डिटेल में करवाया है, इतना अभी मेरे पास समय नहीं है क्योंकि 8 से 9 थ्योरीज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट थ्योरी इसमें रहेगी आपके पास कह लीजिए आपके ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या कह लीजिए इसको लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? एक प्रश्न तो यहाँ पे डायरेक्ट देखने को मिलता है कि आपकी ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक द्वारा ही आपके दिया गया था। तो इसमें जो है बेसिकली प्रश्न जो बनते हैं वो आपके लॉ ऑफ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक का है, उसमें दो तरह के लॉ की बात की है, एक मेन लॉज थे आपके, दूसरे आपके पास सेकेंडरी लॉज थे। तो मेन लॉज की आपका अधिकतर प्रश्न आपका देखने को मिलता है, वो कैसे बनता है कि लर्निंग आपके जो है मेन लॉज में जो फर्स्ट पॉइंट आपके देखने को मिलता है कि मेन लॉज कौन कौन से थे, तो ये आपके पास इसमें थे आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। हालांकि सेकेंडरी भी आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं इतने ही बता पाऊंगा क्योंकि थ्योरीज में मैंने आपको ये ऑलरेडी कवर करवाया है, तो वहाँ पे जाकर इसको आपने देख लेना है। तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस जो तत्परता का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। अगर आपने ये पढ़ लिया है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी में थॉर्नडाइक द्वारा जो आपके ये यूज़ किए गए थे लॉ ऑफ लर्निंग के लिए, जो उन्होंने दो लॉज की बात की थी, एक मेन लॉज एक आपके सेकेंडरी, तो जाहिर सी बात है लॉ ऑफ रेडीनेस मेन लॉज आपका है, तो आप समझ जाएंगे कि ये थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट है। या हो सकता है आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसका है, तो ये तीनों जो आपके थॉर्नडाइक के जो है मेन लॉज में आपकी ये आते हैं, तो इसको आपने लिख लेना है। इसी तरह अगर हम बात करें जो है अगली थ्योरी की बात करें, तो इसमें इनसाइड थ्योरी आती है। तो इनसाइड थ्योरी जो आपकी इसमें फोर्थ रहेगी, तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि किसके द्वारा दी गई थी? वर्दिमर, कोफार, कोहलर, तीन थे। एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? चिंपांजी के ऊपर था, सुल्तान उसका जो है नाम रखा गया था। तो इनसाइड थ्योरी भी आपने एक बार देख लेना है। तो यहाँ से भी आपका जो है निस्संदेह प्रश्न देखने को मिलेगा। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है, अगर आपने ये भी लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी जो है लॉ ऑफ लर्निंग की जो मैं बात कर रहा था आपकी जो है, इसी में आपका जो कॉन्सेप्ट आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ये भी आपके देखने को मिलता है। तो ये वाला भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से भी आपके जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपके जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है डिटेल में वीडियो में करवाई है। तो अब आपका जो है देखना आपका काम है। बाकी मैं वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जितनी इंपॉर्टेंट जो है मैंने वीडियोस आपके लिए अभी तक अवेलेबल करवाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आप लिख लीजिए जो आपकी पियाजी की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यहाँ से निस्संदेह एक प्रश्न हर बार देखने को मिला है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कोई भी अगर आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उसमें यहाँ से प्रश्न आपके अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो आपकी जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस आपकी दी थी। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही बनता है कितनी स्टेज दी? 4 दी थी। फिर उसमें पूछा जाता है कि सेंसरी मोटर स्टेज आपके कितने से कितने तक थी, तो ये आपके पास 0 से 2 ईयर तक है। इसके अलावा सेकंड आपसे पूछा जाता है कि आपकी सेकंड स्टेज उसने जो कितने से कितने तक मानी है, जिसको अर्ली चाइल्डहुड भी आपके कहा जाता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आपकी 2 से लेकर 7 ईयर तक। बाकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज 7 से लेकर 11 तक आपकी रहेगी। इसके अलावा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये आपकी जो है 12 ईयर से आपकी जो है एबव की आपकी देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए प्रश्न आपके कैसे कैसे बनते हैं। तो इसमें कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है कि जो है बच्चों को आपके जो कह लीजिए कि किस स्टेज में जो बच्चा जो इंद्रिय और गति क्रियाओं को समझता है, तो वो कब समझेगा? आपके पास जो है सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ये आपको कब पता होगा? जब आपने ये ढंग से पढ़ा होगा। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि बच्चे लॉजिकली आपके जो है किस स्टेज में आपका सोचना शुरू कर देते हैं। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशन स्टेज, इसमें जो है बच्चे आपके जो लॉजिकली जो है सोचना शुरू कर देते हैं। ईगोसेंट्रिज आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि वह सबको लगता है, इस तरह की जो भावना बच्चे में आती है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये ऐसा ही सभी को लगता है, ऐसा बच्चे में किस स्टेज में लगता है? तो 2 से 7 ईयर की एज में। यानी कि बच्चे अपनी धारणाएं बनाते हैं और अपनी धारणा के अनुसार ये सोचते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ आगे वाला भी सेम वैसा ही सोच रहा हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो आगे वाला बच्चा भी, आगे वाला जो पर्सन है वो भी दुखी है। अगर मैं खुश हूँ तो सब खुश हूँ, सब खुश है। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट जो बच्चों के मन में आते हैं वो कब आते हैं? प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर आपके देखने को मिलते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात की जाए तो लॉजिकली थिंकिंग जो है वो बिगन्स आपकी हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए इसमें जो है बच्चे को क्लासिफिकेशन आप करने लग जाता है, कम या ज़्यादा में बच्चा जो है फर्क करने लग जाता है। यानी कि डिसेंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है,
तो जो आपकी पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये किस में देखने को मिलता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो आपकी रहेगी 7 से लेकर 11 ईयर तक। तो ये इसमें जो है थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो जीन पियाजे की 4 स्टेजेस थी, ये आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। बाकी बात की जाए तो आपकी जो है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि आपकी 4th है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी होने लग जाती है। तो ईगोसेंट्रिज्म, वहाँ पे इमेजिन की जो आपके जो हमारे बारे में जो क्या सोचते हैं वो अब बच्चा खुद ही सोचने शुरू कर देता है। तो 4th में ये पॉइंट आपके देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपका निस्संदेह देखने को बनता है। इसके अलावा जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन आपकी जो पियाजे थ्योरी की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या क्या रही थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो है कैसे इसमें जो है टीचर और एक जो फैसिलेटर है वहाँ पे वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे जो कैसे यहाँ पे ये काम करेगा, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका ये रहेगा। जो आपके कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हम करें या फिर कह लीजिए डिस्कवरी लर्निंग की बात अगर हम करें एजुकेशन इम्प्लीकेशन के हिसाब से, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो है चाहे इसमें रेडीनेस आपकी जो बात की जाए, रेडीनेस टू लर्न, किस तरह से कॉग्निटिवली आपकी जो है एक ज़रूरी होता है, रेडीनेस तत्परता आपकी रहनी चाहिए लर्निंग में, ये सारी चीज़ें आपके पास एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के थ्रू आपकी देखने को मिल जाएगी। पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, इसको मैं डिटेल में करवा दूंगा, लेकिन जो है अभी मेरे पास समय थोड़ा कम है तो उस करके मैं थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी क्रिटिसिज्म इसमें रहेगा आपके पास, चाहे वो कल्चर सोशल इन्फ्लुएंस की बात की जाए, किसने इग्नोर किया है, चाहे इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात की जाए, किसने इग्नोर किया है ट्रेनिंग को, चाहे वो जो अंडर एस्टिमेट किया है चाइल्ड को उसने, कि हाँ बच्चा की जो योग्यता है उसको जो उसने जो एस्टिमेट कर दिया, या फिर कह लीजिए कि ओवर एस्टिमेट कर दिया इसने एडल्ट एबिलिटीज़ को। इस तरह के सारे इसमें जो पॉइंट देखने को आपके मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं आगे बात करूं तो पियाजे की जो थ्योरी है, यही थ्योरी आपकी जो है मॉरल डेवलपमेंट में भी आपके देखने को मिलती है। इसमें जो है मॉरल डेवलपमेंट में किस तरह जो है पियाजे आपके जो स्टेज 1 की बात की जाए तो आपकी कितने से कितने तक रहेगी, 4 से लेकर 7 ईयर तक आपके देखने को मिलेगी। वहीं ग्रुप स्टेज की अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 10 की बात की गई है, और आपके पास स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो 10 से लेकर आपके 14 वर्ष तक उसने बताया है। ये मॉरल डेवलपमेंट में आपकी जो ये कॉन्सेप्ट आपका ये भी बहुत बड़ा है, तो इस तरह से ये समझ आपके आने वाला नहीं है। तो इसको भी अगर मुझे समय लग गया तो डायरेक्ट नोट से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम से पहले। अब आपका क्या काम है, इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ वीडियो को आपने शेयर करनी है। इसके नीचे जितने आपके कमेंट्स आएंगे उस कमेंट्स के आधार पर मैं डिसाइड करूंगा कि आगे इन वीडियो को डिटेल में करवाने का फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर जो है मैं अपना समय भी आपका ख़राब करूँगा और उसके बाद आप तक भी ये पहुँच नहीं रही है, तो उस करके जो है थोड़ा सा जो है मुझे भी ख़राब लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके व्यू अच्छे रहे और कमेंट्स अच्छे रहे इस वीडियो के नीचे, और अगर मैक्सिमम स्टूडेंट को लगेगा कि इसको डिटेल में करवाने की जरूरत है तो डायरेक्ट इसको डिटेल में आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। और बाकी जो है मैं सोच रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चन आपके जो है यूट्यूब पे डाल दूँ आपके 1 लाइनर, तो उसको भी आपके लिए सोच रहा हूँ। तो हो सकता है कि 100 करके आपकी 10 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए, तो कमेंट कीजिएगा, जैसा भी आप कहेंगे उसके हिसाब से ऐसा हम कर लेंगे। बाकी इसके अलावा जो है लैंग्वेज एंड थॉट्स की अगर हम बात करें, पियाजे एंड वाइगोत्स्की के जो विचार है तो क्या कहते थे, इगोसेंट्रिज्म स्पीच की बात करते हैं पियाजे। वहीं वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें पियाजे की, पियाजे कलेक्टिव जो है मानते थे। इसके अलावा जो आपके जो है वाइगोत्स्की की बात करें इनर स्पीच को मानते थे। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइगोत्स्की से भी आपके प्रश्न आपके देखने को बन सकते हैं। उसी तरह ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो 3 स्टेजेस आपकी बताई है, देखिए अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस अलग बताई थी, लेकिन ब्रूनर की अगर हम बात करें तो ब्रूनर ने आपकी जो 3 बताई थी। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 3 अवस्थाएं बताई है। तो कौन कौन सी अवस्थाएं थी आपके पास, तो ये थी आपके पास क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और आपके पास संकेतात्मक अवस्था, यानी कि इसको हम कहेंगे इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। तो ये आपकी इसमें 3 जो है अवस्थाएं मैंने बता दी है, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। अब देखिए जो इनेक्टिव है वो कितने से कितने मंथ की होती है, 0 से लेकर 18 मंथ तक आपकी ये स्टेज रहेगी। इसके अलावा आइकॉनिक जो आपकी रहेगी वो आपके पास 18 से 6 ईयर, यानी कि 18 मंथ से लेकर 6 ईयर तक रहेगी बच्चे की। सिंबॉलिक जो स्टेज है बच्चे की वो 6 ईयर से आपकी अबव की इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि बच्चा एब्स्ट्रैक्ट स्टेज आपके पास पहुंच जाता है और एक लैंग्वेज डेवलप कर लेता है अपने हिसाब से, या कह लीजिए कि सिंबॉलिक जो है आपके पास भाषा आधारित आपकी ये रहेगी। तो यहाँ से ये प्रश्न आपके देखने को मिलता है। वहीं स्केल्ड फोल्डिंग आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, स्केल फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये भी ब्रूनर द्वारा दिया गया था। ये साथ साथ आपको मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि ब्रूनर ने आपकी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 अवस्थाएं, इनेक्टिव, आइकॉनिक और आपके पास सिंबॉलिक। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे उम्र ही पूछी जाए कि किस एज की जो है कितनी आपकी जो है उम्र बताई है ब्रूनर के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास में जो आइकॉनिक जो स्टेज है उसकी कितने से कितने तक आपकी उम्र बताई है, तो
18 से लेकर आपके पास ये 6 ईयर तक रहेगी। तो ये थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना है। बाकी स्केप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, इसी के द्वारा दिया गया था। हालांकि जो स्केप फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको वाइगोत्स्की ने भी आपके सोशल कल्चर जो थ्योरी है वाइगोत्स्की की, वहाँ पे भी इसको जो है उसने यूज़ किया है। तो ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी की अगर हम बात करें तो कर लेते हैं साथ साथ। तो इसमें जो है लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट, ऐसा जो है वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले लर्निंग आपकी जो है कैसी होगी, लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद आपकी जो है लर्निंग होगी, ऐसा मानना था। लेकिन पियाजे ऐसा नहीं मानते थे। ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बाकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपके जो क्या क्या कारण रह सकते हैं आपके वाइगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो इसमें कल्चर आपका रह सकता है, सोसाइटी रह सकता है, लैंग्वेज आपका रह सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आप लिख लीजिए। उसके अलावा वाइगोत्स्की थ्योरी में एक और कॉन्सेप्ट आपका देखने को मिला है ZPD। हो सकता है ये आपसे डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जाए कि ZPD आपकी जो है क्या है, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपकी जो है किस थ्योरी से संबंधित है। तो हालांकि आपके पास वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी में इसका यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो मैं आपको बता रहा था कि ब्रूनर ने आपके जो है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग का जो दिया था, लेकिन इस स्कैफोल्डिंग को बात की जाए तो इसको यूज़ आपकी जो है यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसको भी आपको जो है बनाना, इसका एक जो है ग्राफ बनता है कि किस तरह से आपकी जो डेवलपमेंट आपकी होगी, डिफिकल्ट लेवल आपका जो कैसे नीचे से ऊपर आपका चढ़ेगा धीरे धीरे। तो इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ें आपको क्लास के माध्यम से ही पता लगेगी जब आपने डिटेल में उसको वीडियो को देखा होगा। बाकी एक वीडियो मैंने ये पहले बताया है, तो उस वीडियो में मैंने जो है इमेज के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो एक बार उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आपने उसको चेक कर लेना है। बाकी जो मैं स्केप फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, तो आपको पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि जब आप शब्दों को समझेंगे उसके बाद ही आप उनके ऊपर जो काम करना शुरू करेंगे या फिर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्केप फोल्डिंग होता है टेम्परेरी सपोर्ट। या कह लीजिए कि जो एक हायर थिंकिंग का जो पर्सन है, वो आपको मान लीजिए कि आपके पास जो आपके सीनियर है उसके पास आपकी थोड़ी हायर थिंकिंग है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि उसके पास हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेरी सपोर्ट चाहिए। मान लो कि जब आप बीएड में गए, जेबीटी में गए, यानी डीएलएड में आप जब गए, तो आपको क्या था कि आपको जो है जो लेसन प्लान आपके बनते थे वो आपको नहीं आते थे बनाने। अब उसके लिए आपने क्या यूज़ किया कि आपने या तो अपने टीचरों को बताया, क्योंकि टीचर भी आपके पास हायर थिंकर पर्सन थे उस टाइम, या फिर कह लीजिए कि आपके साथ जो आपके जूनियर सीनियर है उनको आपने जो है बताया कि हम इस तरह से जो है लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। तो यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट आपका कह लीजिए। स्केप फोल्डिंग क्या है, तो आपके पास टेम्परेरी सपोर्ट है, या कह लीजिए कि मोर इंटेलिजेंट पर्सन जो आपको गाइड कर रहा है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन, या कह लीजिए कि जिस दिन आपके जो है लर्निंग प्लान जो लेसन प्लान था, लेसन प्लान का जो कॉन्सेप्ट आपकी क्लास में समझाया गया, उस लेसन प्लान को समझाती बार आप क्लास में जो है उस दिन अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे में जब आप नेक्स्ट दिन आप क्लास में जाओगे तो अब क्या करोगे, आप जो आपके साथ वाला बैठा है, या आपको लगता है कि आपके पास इस क्लास में जो आपके पास मोस्ट इंटेलिजेंट जो पर्सन है उसके जाकर आप पूछोगे कि किस तरह से जो पिछले कर आपको जो है समझाया था, इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी देखने को मिल सकती हैं। तो स्केप फोल्डिंग आपके पास ये टेम्परेरी सपोर्ट रहता है। तो कह लीजिए कि आपके पास हायर थिंकिंग पर्सन रहेगा, आपसे ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एरिक्सन की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये भी कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो एरिक्सन की थ्योरी में चाहे आपके पास देख लीजिए, आपके पास इसमें लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे साइको सोशल थ्योरीज इसने दी थी, इसकी बात की जाए, तो इसके लिए छोड़ दे अगर हम, तो यहाँ से एक दो प्रश्न ऐसे भी बनता है कि एरिक्सन की जो थ्योरी है कितनी स्टेज की बात करते हैं लाइफ क्राइसिस में। तो ये आपके पास 8 स्टेजेस आपकी इसमें दी थी, आपके किसके द्वारा, एरिक्सन द्वारा। तो एरिक्सन थ्योरी में 8 स्टेजेस आपके देखने को मिलती है किसी भी बच्चे की। तो वो स्टेजेस भी आपकी जो बहुत डिटेल में है कि ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में कितने साल में देखने को मिलता है, ऑटोनॉमी और आपके पास शेम एंड डाउट वाला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे में किस में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इनिशिएटिव एंड गिल्ट, या फिर कह लीजिए आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे करने हैं तो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। इसके अलावा कोलबर्ग की अगर हम बात करें, मोरल डेवलपमेंट, ये आपने देख लेना, मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आपने देख लेना। गिलफोर्ड का जो है आपके पास इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी जो गिलफोर्ड की रही थी, यहाँ से भी प्रश्न आपके डायरेक्ट मिलते हैं। एक तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि आपके पास त्रियामी स्थान किसने दिया, गिलफोर्ड ने दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपके त्रियामी जो स्थान कह लीजिए, तो इसमें जो कौन कौन से आपके देखने को मिले थे, तो त्रियामी स्थान के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, वो आपने देख लेना। बाकी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की अगर हम बात करिए तो पहले आपके पास इंटेलेक्चुअल कंटेंट आपके पास आएगा, लिख लीजिए
ये गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस थ्योरी आपकी मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आगे आपके पांच तरह के टाइप आपके देखने को मिलेंगे। दूसरे की अगर मैं बात करूँ, दूसरा आप लिख लीजिए मेंटल ऑपरेशन। तो मेंटल ऑपरेशन आपका इसमें 6 तरह के टाइप की इसमें बात की गई है गिलफोर्ड द्वारा। इंटेलिजेंस थ्योरी का मॉडल आपके पास है, थ्योरम सिद्धांत आपके पास है। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें 6 तरह के आपके टाइप इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो त्रियामी सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी आपकी जो किसके द्वारा दी गई थी, गिलफोर्ड का ये इंटेलिजेंस मॉडल है, जो कि आपके पास काम करता है इंटेलेक्चुअल कंटेंट के बेस पे, मेंटल ऑपरेशन के बेस पे, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट के बेस पे। तो ये तीनों चीजें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा कॉलबर्ग की जो थ्योरी में कह रहा हूँ आपके पास मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग, यहाँ से भी आपके जो प्रश्न देखने को मिलते हैं। मोरल डायलेमा की चाहे मैं बात करूँ तो सबसे कम नुकसान जो है आदमी को होगा उस सिचुएशन में हमेशा आदमी रहता है, और क्या जो है करना है और सबसे अच्छा जो क्या रहेगा, इस तरह की बातें जो है कहाँ पे करेगा आदमी, मोरल डायलेमा करेगा। इसके अलावा बात की जाए मोरल रीजनिंग, तो मोरल रीजनिंग में बच्चा जो है क्या करेगा या आदमी क्या करेगा, तो वो थिंकिंग अबाउट मोरल। अब देखिए मोरल रीजनिंग है तो मोरल रीजनिंग में हमेशा आदमी सही और गलत की बात करेगा। कोई भी चीज़ है, अगर आप मान लीजिए कि आपने जो है आपके पास एक पेशेंट है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो और रेड आपकी जो लाइट है आपकी जो चौक के ऊपर, अब आपके पास मॉरल डायलेमा क्या कह रहा है, मॉरल रीजनिंग आपकी क्या कह रहा है कि इस समय जो है रेड जो है लाइट है उसको क्रॉस करना सही है या फिर गलत है। तो अगर आप जो है रेड लाइट आपकी क्रॉस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके पेशेंट की जान चली जाए, 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो। तो वहाँ पे आपका जो है मॉरल रीजनिंग कहती है कि इस समय जो है लाइट जो जंप करना सही रहेगा। तो उसमें राइट और रॉन्ग की जो सिचुएशन आपकी वो मॉरल रीजनिंग में आपके देखने को मिलती है, जो कि कॉलबर्ग की थ्योरी से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, उसको आपने एक बार देख लेना है। ठीक है, इसमें जो लेवल ऑफ मॉरलिटी आपके कई बार इसमें देखने को मिल जाता है, ये चीज़ें आपको डिटेल में करवाऊंगा अगर मुझे समय लगा, और आपकी जो कमेंट्स अगर आपके पॉजिटिव रहे तो मैं निस्संदेह कोशिश करूंगा कि एक वीक में एक क्लास आपके लिए जिसमें प्रोवाइड की जाए। इसी में आपके जो आगे रहेंगे लेवल रहेंगे, प्री कन्वेंशनल लेवल रहेंगे, आपके पास कन्वेंशनल लेवल रहेंगे। मेमोरी प्रोसेस की बात की जाए, यहाँ से भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आपके पास इसमें सेंसरी इनपुट हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की गई हो, चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात की जाए हो, चाहे आपसे ये पूछा जाए कि इमीडिएट मेमोरी कौन सी होती है, ये प्रश्न आपके देखने को मिलता है। वहीं जो आपके पास एक जो है वो बनता है, सबसे पहले आपके पास अटेंशन आएगा, इसी में मेमोरी वाले में एनकोडिंग आएगा, उसके बाद स्टोरेज आएगा, उसके बाद रिट्राइवल आएगा। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। इसके अलावा टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंस से भी आपके प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे आप फिजिकल डिफरेंसेज हो, चाहे आपके पास डिफरेंस इन इंटेलिजेंस हो, चाहे आपके पास एटीट्यूड के आधार पे हो, चाहे आपके पास अचीवमेंट के आधार पे डिफरेंसेज हो, चाहे पर्सनैलिटी के आधार पे हो, चाहे आपके पास मॉरल एबिलिटी के आधार पे हो, चाहे आपके पास रेशियल हो, चाहे आपके पास जो है इमोशनल हो, ये सभी आपके जो है इसमें प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चाहे आपसे इनकी कोशिश पूछे जाए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। हेरिडिटी की अगर मैं बात करें तो हेरिडिटी में आपके क्या क्या आएंगे, कलर ऑफ आई आएगा, हेयर आएंगे, आपके पास स्किन आएगी, शेप ऑफ स्कल, इस तरह के प्रश्न आपके हेरिडिटी से बनेंगी कोजेज ऑफ इंडिविजुअल में। और इन्वायरमेंट की बात करूँ, इन्वायरमेंट से बन सकते हैं, इन्वायरमेंट के बेस पे भी आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके देखने को बन सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन, इसके अलावा चाहे एज एंड इंटेलिजेंस से प्रश्न आपके देखने को बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपकी जो है काफ़ी लंबी ना बने, इस करके जो 1-2 टॉपिक और रह गए वो आपको मैं थोड़े से बता दूं। लर्निंग डिसऑर्डर से आपके प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछा जाएगा रीडिंग डिसऑर्डर आपके कौन से, जैसे एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये क्या आपके पास रीडिंग डिसऑर्डर आते हैं। इसके अलावा जो है वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर आपके कौन कौन से, अफेजिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया। आपके रिटन डिसऑर्डर आपसे पूछे जाते हैं कि आपके हस्तलेखन संबंधी जो आपकी क्षमता होती है कौन कौन सी होती है, तो उसमें डिस्फ्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, अग्रेफिया। तो आपको हो सकता है आपने एक ही सुना हो, डिस्ग्राफिया ही सुना हो, लेकिन जो इसमें 4 तरह के आपके देखने को मिलते हैं डिसऑर्डर। वहीं मैथमेटिकल डिसऑर्डर भी आपके देखने को मिलते हैं 3, तो उसमें वर्बल आपके रहेगा, लेक्सिकल आपका रहेगा, और इसके अलावा ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया आपके इसमें देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें आप भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा लर्निंग डोमेन्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपने नहीं छोड़ना है। लर्निंग डोमेन्स से आपके प्रश्न देखने को बनते हैं। तो लर्निंग डोमेन्स आपने देखना है, कोग्निटिव, अफेक्टिव और आपके साइकोमोटर, जो आपके बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो भी इसी से संबंधित है, वो भी आपने वीडियो मैंने आपके लिए डाली है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा सिगमंड जो फ्राइड है उसकी थ्योरी आपकी जो है इद ईगो सुपर ईगो, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपके लिए मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। बाकी बताइएगा आपके लिए वीडियो कैसी रही, हेल्पफुल रही या फिर नहीं रही। और बाकी जो है इसको अगर अलग अलग डालना है, कुछ एक जो मैंने डाल दी है आपके लिए थ्योरीज, उनको तो मैं दोबारा नहीं करवाऊँगा, लेकिन जिसकी वीडियो नहीं है अवेलेबल वो आपको मैं करवा दूंगा अगर आपके कमेंट्स सही रहते हैं।
बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं और कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे साथ जुड़ सके और आपके लिए वीडियो कंटिन्यू चल सके। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी एग्ज़ाम से पहले थ्योरीज आपको मैं करवा दूँ, क्योंकि जो है मैक्सिमम टॉपिक मैंने आपके करवाए हैं। वन लाइनर में आपको बहुत से प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। अगर आप देखें तो सीरीज़ भी आपकी जो है कंप्लीट है, 10 क्वेश्चन 10 डेली साइकोलॉजी के। और बाकी 1000 क्वेश्चन की मैं न्यू सोच रहा हूँ कि आपके लिए डाल दूँ एग्ज़ाम से पहले। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है कितने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते हैं। तो अगर आपकी पॉजिटिव रहता है तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।